Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के टॉपिक इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, आज हम इन तीनों पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है इर्रेगुलर मैरिज किसे कहते हैं। आपको पता है कि 3 टाइप की मैरिज है मुस्लिम लॉ में, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और आपकी इर्रेगुलर मैरिज। जब मैरिज के जो एसेंशियल होते हैं मुस्लिम मैरिज के, तो वो उसी हिसाब से सारे एसेंशियल पूरे होते हैं तो वो कहलाती है वैलिड मैरिज। वॉइड मैरिज होती है कि अगर हस्बैंड वाइफ एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी से सफ़र करते हैं तो उस वाली कैटेगरी में अगर शादी होती है तो वो वॉइड मैरिज होती है और वो वॉइड एब इनिशियो होती है। वॉइड मैरिज मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाई थी। आज है आपकी फिर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज तब कहते हैं जब हस्बैंड और वाइफ सफ़र कर रहे होते हैं रिलेटिव प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी से। कौन सी इनकैपेसिटी से? रिलेटिव प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी। रिलेटिव इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि जब आपने शादी करी तब तो आप शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि आप सफ़र कर रहे थे रिलेटिव प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी से, लेकिन बाद में आप इस इनकैपेसिटी को कैपेसिटी में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने इनकैपेसिटी को कैपेसिटी में चेंज कर दिया तो फिर इर्रेगुलर मैरिज आपकी जो है रेगुलर भी हो सकती है। तो क्लियर हो गया कि इर्रेगुलर मैरिज तभी होती है जबकि हस्बैंड वाइफ सफ़र फ्रॉम रिलेटिव प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी। ये तभी वैलिड होती है वंस यू रिमूव द इनकैपेसिटी। तो ये था आपका इर्रेगुलर मैरिज। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस फॉर दिस इर्रेगुलर मैरिज। सबसे पहला तो ये है कि अगर शादी विटनेस के बिना होती है। आपको पता है मुस्लिम मैरिज क्या है, एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका ऑफर होता है, फिर आपकी उसे जो है एक्सेप्टेंस होती है। आपको पता है शादियों में भी देखा होगा वाइफ बोलती है कबूल है कबूल है कबूल है। कबूल का मतलब होता है कि वो इस शादी को एक्सेप्ट कर रही है और उसमें 2 विटनेस होना जरूरी है। अगर आप बिना विटनेस के शादी करते हैं तो ये शादी इर्रेगुलर कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव इनकैपेसिटी है। तो बाद में आप विटनेस को बुला के शादी कर लेते हो तो फिर यही इर्रेगुलर शादी आपकी रेगुलर हो जाती है। क्लियर हो गया। सेकंड है इफ़ यू मैरी विद अ फिफ्थ वाइफ। आपको पता है मुस्लिम में जो है 4 मैरिज आप लोग रख सकते हो, लेकिन अगर आपने 5वीं शादी कर ली और पहले की चारों शादियां भी आपकी वैलिड है तो जो 5th वाइफ से मैरिज हो रही है वो आपकी इर्रेगुलर हो जाएगी क्योंकि मुस्लिम लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये रिलेटिव इनकैपेसिटी है। जैसे ही आप अपनी पहले वाली 4 बीवियों में से किसी एक को तलाक दे देते हो तो अब आपकी 5th वाइफ जो है 4th वाइफ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी रिलेटिव इनकैपेसिटी दूर हो जाती है, तो फिर ये वाली शादी भी आपकी रेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट है अगर आप ऐसी वुमेन से शादी करते हो जो कि अंडर गोइंग इद्दत के पीरियड में। आपको पता है इद्दत के पीरियड में वुमेन को किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं होती और वो जो है इद्दत रखती है। तो इद्दत के पीरियड में आप किसी से भी शादी नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने इद्दत की ड्यूरेशन में शादी कर ली तो वो इर्रेगुलर कहलाएगी, लेकिन अगर इद्दत के बीतने के बाद आप शादी करते हो तो यही इर्रेगुलर शादी आपकी रेगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर आप शादी किसी नॉन मुस्लिम वुमेन से करते हो, तो नॉन मुस्लिम से करते हो तो ये शादी इर्रेगुलर है, तो ये रिलेटिव इनकैपेसिटी है। लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम वुमेन इस्लाम धर्म को कबूल कर लेती है तो फिर वो शादी इर्रेगुलर से रेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट है अगर आप मैरिज 2 सिस्टर से करते हो, तो मुस्लिम लॉ में 2 सिस्टर से आप मैरिज नहीं कर सकते हो, तो ये रिलेटिव इनकैपेसिटी है। जैसे आप पहली वाइफ को तलाक दे देते हो तो अब आपकी 2 सिस्टर में से एक ही सिस्टर के साथ मैरिज वैलिड है, तो ये इर्रेगुलर मैरिज जो है आपकी रेगुलर हो जाती है। तो ये थे
कि किन किन कॉजेज से आपकी शादी इर्रेगुलर मानी जाती है। लेकिन ये आपकी जो ये कैपेसिटी है ये रिलेटिव प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी है। तो अगर आप इन्हें ठीक कर लेते हो तो ठीक के भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे ठीक हो जाती है। तो जैसे ही आप ठीक करते हो तो ये इर्रेगुलर मैरिज जो है रेगुलर मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर है कि आपके इर्रेगुलर मैरिज के क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस है। देखिए ये लीगल कॉन्सिक्वेंस हम दो तरीके से देखेंगे। बिफोर कॉन्ज्यूमेशन, कॉन्ज्यूमेशन मीन्स कि अगर आपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाई है या नहीं बनाई है। अगर आपका बिफोर कंज्यूमेशन है, मैरिज अभी कंज्यूमेटेड नहीं हुई है, तो वो शादी मानी नहीं जाएगी, इरेगुलर है और आपका कोई फिजिकल वो भी नहीं हुआ है, तो आप डाइवोर्स जो है बिना डाइवोर्स के भी आप सेपरेट हो सकते हैं, क्योंकि इरेगुलर मैरिज है, वो मैरिज ही नहीं है लीगल। जब लीगल मैरिज नहीं है तो आपको डाइवोर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपकी इरेगुलर मैरिज है तो आपको, अगर आप आपस में अलग भी होते तो आपको इद्दत रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही आप डोअर के लिए या महर के लिए इंटाइटल्ड होते हैं, क्योंकि मैरिज कोई लीगली नहीं स्टेटस है, कोई वैध मैरिज वो नहीं है। जब वो इरेगुलर मैरिज है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में इनहेरिटेंस का भी कोई राइट नहीं होता है। तो इसका मतलब ना तो आपको इद्दत रखने की ज़रूरत है, ना आप महर के लिए एंटाइटल्ड हैं, आप बिना डाइवोर्स के भी अलग हो सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ में कोई म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होता, क्योंकि ये लीगल मैरिज नहीं है। तो ये वाले कॉन्सिक्वेंस थे अगर आपका बिफोर कंज्यूमेशन। अगर अब आपका आफ्टर कंज्यूमेशन है, इरेगुलर मैरिज है और आप फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वाइफ महर के लिए इंटाइटल्ड हो जाती है। तो अगर आपको फिर वाइफ को महर देना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, लेकिन इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इनहेरिटेंस का राइट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका बिफोर कंज्यूमेशन में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इनहेरिटेंस का राइट नहीं था, तो आफ्टर कंज्यूमेशन भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इनहेरिटेंस का राइट नहीं बैठता है। और ऐसी शादी से जो भी बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें आप लेजिटिमेट मानते हो। ठीक है, जब बच्चे लेजिटिमेट है तो बच्चों को इनहेरिटेंस का अधिकार मिल जाता है। मतलब हस्बैंड वाइफ में इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि बच्चे जो हो रहे हैं वो लेजिटिमेट है तो उनको इनहेरिटेंस का राइट मिल जाता है। अब शादी अगर डिसॉल्व होती है तो वुमेन को इसमें इद्दत रखनी पड़ती है। लेकिन नेक्स्ट राइट क्या है कि इद्दत के दौरान वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, और ऐसी मैरिज को आप डिसॉल्व कोर्ट के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके लीगल कॉन्सिक्वेंस कि वाइफ को महर के लिए भी इंटाइटल हो जाती है और उसको जो है इद्दत रखनी पड़ती है। इद्दत के दौरान लेकिन वो कोई मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, और आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इनहेरिटेंस का राइट नहीं होता। लेकिन ऐसी शादी से जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं। जब वो लेजिटिमेट है तो चिल्ड्रन को इनहेरिटेंस का राइट मिल जाता है, और ऐसी शादी को आप डिसॉल्व कोर्ट से करा सकते हैं। तो ये थे लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरेगुलर मैरिज। तो आपको क्लियर हो गया इरेगुलर मैरिज किसे कहते हैं। मीन्स जब आप रिलेटिव प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी से सफ़र करते हैं तो उसे इरेगुलर मैरिज कहते हैं। तो वो कॉजेज क्लियर हो गए। जैसे ही आप रिलेटिव इनकैपेसिटी को रिमूव करते हैं तो आपकी इरेगुलर मैरिज भी जो है रेगुलर में चेंज हो सकती है। फिर इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस है, बिफोर कंज्यूमेशन क्या राइट होते हैं और आफ्टर कंज्यूमेशन क्या राइट होते हैं, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो आज की वीडियो लेक्चर के बाद आपको ये वीडियो लेक्चर सुनते सुनते ही इरेगुलर मैरिज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप बिना याद करे भी आराम से जो है एग्जाम में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई डू होप कि आपको वीडियो लेक्चर से इरेगुलर मैरिज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और बहुत ईजी तरीके से। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। That's all for today video lecture. Thank you very much.